गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की एमसीक्यू की सीरीज में 18 नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी की करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। आई होप जो हमारा कल लाइव सेशन था वो आपको पसंद आया होगा। काफी सारे लोगों ने टॉपिक्स में मुझे टेलीग्राम के ऊपर भेजा था कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। इस वजह से मैंने उस टॉपिक के ऊपर लाइव सेशन दिया था। आई कांट प्रॉमिस कि लाइव सेशन डेली बेसिस पे हो पाएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी फ्रीक्वेंटली ये लाइव सेशन जो है 9 या 10 बजे के आसपास रात को दिए जा सके, मैं देने की कोशिश करूंगा। और इसके अंदर वही टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को इंप्रूव करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। कोशिश ये करी जाएगी कि यहाँ पे डायरेक्टली एजुकेशन रिलेटेड कुछ शेयर नहीं किया जाएगा, बट स्ट्रेटेजी पार्ट जो होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम पढ़ाई तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जो वीडियोस करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक पोर्शन होता है वो कवर कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी पार्ट जो होता है वो हम मिस कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से तैयारी होते हुए भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है और फिर हम सोचते हैं कि कहां पे कमी रही। तो आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज में कमी नहीं थी, आपकी स्ट्रेटेजी में कमी थी। तो ये जो स्ट्रेटेजी पोर्शन है इसको भी कवर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने जो आंसर शीट थी मैंने शेयर करी थी आपके साथ, नाम नहीं बताया था स्टूडेंट का मैंने आपको। तो वहां पे जो आंसर था उसमें नॉलेज तो काफी अच्छी शेयर करी हुई थी, उस आंसर को बहुत अच्छे से लिखा गया था, लेकिन जो प्रेजेंटेशन पार्ट था वो काफी उसमें मिसिंग था। तो यहाँ पे नॉलेज होने के बावजूद भी, अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी मार्क्स ऐसे आंसर में ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो जो स्ट्रेटेजी होती है इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसी को हम शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक को इस लाइव सेशन में डिस्कस किया जाए तो आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टॉपिक्स देख लेते हैं। तो यूएनजीए के बारे में डिस्कशन करेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में देखेंगे, एनसीजी विश्वम 3C के बारे में भी हम जानेंगे, देन जिबूती के बारे में डिस्कशन हमारा रहेगा, आइडियाज क्या है ये भी हम देखेंगे यहाँ पर, देन टैक्स रिलीफ के ऊपर भी आर्टिकल्स दिए गए थे इसके बारे में जानेंगे, D614G क्या है इसको देखेंगे, देन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हुए चाइनीज रेल लाइन प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम आप मुझे कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है या फिर आप कोई टॉपिक सबमिट करना चाहते हैं जिसको लाइव सेशन में डिस्कस किया जा सके तो @prince_ जरूर लगाइएगा। लूथरा पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं और यहां पर आपके जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर डाउट्स होते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं जिन्होंने वीडियो सीरीज या कोई भी टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करी। तो निदिश मनी, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका उमराव, अनिक मिश्रा, फातिमा नाज, ईशान, आशुतोष राय, विवेक कुमार, विपिन कुमार, मंत्री संधू, दीपक कुमार, अंशु कुतार, आदित्य यादव। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। एंड जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो exam.netmock.com है, यहाँ पर जाकर आप मॉक टेस्ट का जो मॉक टेस्ट सीरीज है इसका जो फर्स्ट टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने मार्क्स को देख सकते हैं, इवेल्यूएट कर सकते हैं, एक फीडबैक जो होगा आपको मिल जाएगा वहां पर, और एनालिसिस भी जो है अपनी परफॉर्मेंस का वहां पर कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको exam.netmock पे भी आप जा सकते हैं और चाहे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है वहां पर भी जाकर इसे कर सकते हैं। चलिए कोटेशन पे चलते हैं। द कोटेशन इज टेकन फ्रॉम द रीसेंट सीरीज स्कैम 1992। और मेंस के लिए तैयारी करें तो मत देखिएगा इसको, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी देखने के लिए। प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देख सकते हैं। आपकी शेयर मार्केट की जो नॉलेज है और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में भी आपको हेल्प होगा इससे, बट ज्यादा स्टडी से कनेक्टेड नहीं है, बट इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग सीरीज। एंड लाइफ में क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में ये सीरीज काफी अच्छे से बताती है। तो इसमें कहा गया है, देखो मैं सिगरेट नहीं पीता पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं धमाका करने के लिए। यूपीएससी के अंदर इसे कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए तो ना ही आपको सिगरेट पीने की जरूरत है और ना ही आपको जेब में लाइटर रखने की जरूरत है, लेकिन आपके अंदर एक आग हमेशा जलती रहनी चाहिए जो कि आपको फ्यूल करे, जो कि आपको मोटिवेट करके रखे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, ताकि उस आग को आप अपनी प्रिपरेशन के लिए तो यूज कर ही सके, और जब धमाका करने की बारी आती है, मतलब जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, तब आपका नाम टॉप 100 में होना चाहिए। चलिए मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 से 10 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आप एमसीक्यूज को करेक्ट कर पाते हैं तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा इसको, और जब तक कि 6 से अबव आपका, बिकॉज 6 इज द कट ऑफ, 6 से अबव कट ऑफ नहीं आती है आपकी, तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करना है। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन। ये पूछा गया कि ये पर्टिकुलर जो कमेटी है न्यूज में थी, इट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, किस बॉडी के साथ ये रिलेट करती है? क्या ये यूएनजीए से रिलेट करती है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री फोरम से, यूरोपियन यूनियन से, या फिर IAEA से? सोचिए फिर डिस्कस कर।
चलिए, तो रिसेंटली एडवाइजरी कमेटी जो थी वो न्यूज में थी। बेसिकली एडवाइजरी कमेटी इज एन एक्सपर्ट कमेटी जिसमें 16 मेंबर्स होते हैं, जिसे जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 सालों के लिए। ध्यान रखिएगा, ये किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ज्योग्राफी के बेसिस पे, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इनको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इट इज द 5th कमेटी ऑन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की 5वीं कमेटी है। तो किसके यहां पे अंडर आते हैं? क्वेश्चन क्या था? एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी। क्वेश्चन वाज इन द न्यूज। ये किस बॉडी से रिलेट करती है? तो यूएनजीए इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ जनरल असेंबली। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जितने भी यूएनजीए की सब बॉडीज हैं, उसकी सब्सिडरी बॉडीज हैं, उसके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस जो हैं वो भी पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर दिया गया है, इसके ऊपर मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो था न्यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इन 6 में से कौन कौन से पार्ट्स है? क्या इथियोपिया इसका पार्ट है? एरिट्रिया, कीनिया, सोमालिया, साउथ सुडान एंड जिबूती? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आपको मैप पे दिखा देता हूं मैं। सो दिस इज एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, यहां ऊपर है सूडान, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ सूडान, युगांडा है पीछे एंड देन कीनिया है। चलिए, अब डिस्कशन करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहां पे बात करी जाए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज द ईस्टर्न मोस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका। तो ईस्ट मोस्ट रीजन जो है अफ्रीका का, उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक हॉर्न की तरह ही लग रहा है, एक सींग जैसा ही लग रहा है। अगर आप देखें तो ये कुछ सींग जैसा ही आपको शेप दे रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं? इसके अंदर कंट्रीज आती हैं जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया। तो यहां पे इथियोपिया भी है, एरिट्रिया भी है, सोमालिया है, जिबूती है। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज 1, 2, 4, 6 आती हैं। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो सूडान है, साउथ सूडान खासतौर पे, इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री, तो वो इसका पार्ट नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कीनिया जो है ईस्ट कोस्टल कंट्री है एंड डज नॉट लाई इनटू द एम्बिट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर इसको नहीं माना जाता। तो यहां पे ऊपर सूडान को, जो साउथ सूडान है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं माना जाता है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां से कहां तक है? यहां तक। ठीक है, और नीचे कीनिया को भी इसका पार्ट नहीं माना जाता। तो कितना हुआ? ये यहां से इतनी लोकेशन जो होगी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आपने बहुत बार पढ़ा होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में न्यूज में, लेकिन कंट्रीज कौन कौन सी आती है इसमें, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूछा गया एनसीजी विश्वाम 3C। तो एनसीजी विश्वाम 3C के बारे में पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट्स अ ग्लोबल कैंसर केयर नेटवर्क लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ 63rd जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ IAEA। तो IAEA की 63वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी और ये ग्लोबल कैंसर केयर नेटवर्क जो था इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, ये हो सकता है। देन नेशनल कैंसर ग्रिड दैट इज एनसीजी इज मैनेज्ड बाय टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो TFIR के द्वारा एनसीजी को मैनेज किया जाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, यहां पे एनसीजी विश्वम 3C के बारे में जानते हैं। इट्स अ ग्लोबल कैंसर केयर नेटवर्क जिसे इंडिया ने लॉन्च किया। तो यस, इट्स अ ग्लोबल कैंसर केयर नेटवर्क जिसे इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया IAEA की 63वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। अब हम आते हैं एनसीजी के ऊपर। तो नेशनल कैंसर ग्रिड जो है इसे मैनेज किया जाता है TMC के द्वारा, दैट इज टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा। एनसीजी जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2012 में, ताकि एक कैंसर केयर जो इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो है वो लाई जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के द्वारा नहीं, टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि IAEA के बारे में पूछा गया। विद रिस्पेक्ट टू IAEA कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा कथन यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट्स एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड एंड ऑल्सो नोन एज एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये इंटरनेशनल सेंटर है किस चीज के लिए? न्यूक्लियर फील्ड के अंदर कॉपरेशन के लिए, और इसे एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के तौर पे भी जाना जाता है। इट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1957, 1957 के अंदर इसे क्रिएट किया गया था। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, IAEA ईरान को लेकर न्यूज में था रिसेंटली, और ये कहा गया कि लो एनरिच यूरेनियम स्टॉक पाइल जो ईरान का है वो जो विद इन लिमिट्स होना चाहिए वो 12 टाइम्स, मतलब 12 टाइम्स, 12 गुना बियॉन्ड द लिमिट्स है, ऐसा IAEA के द्वारा
बताया गया। इस वजह से IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी न्यूज में थी और यहां पे 3 स्टेटमेंट्स है। पहली ने कहा कि इट्स एन इंटरनेशनल सेंटर, तो यस इट इज एन इंटरनेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेशन न्यूक्लियर फील्ड के अंदर, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को ही मेजर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और इसे एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के तौर पर भी जाना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज एन एटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, तो यस इट इज एन एटोनमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर फॉल करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। और इसके जो निर्माण किया गया था, इसे क्रिएट किया गया था 1957 के अंदर किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। IAEA जो है इसे न्यूक्लियर वॉचडॉग के तौर पे भी जाना जाता है यूनाइटेड नेशन का, विच प्रमोट्स पीसफुल एंड एटॉमिक एनर्जी एंश्योर टू मेक श्योर दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो यहां पे ये जो एजेंसी है एंश्योर करती है कि जो न्यूक्लियर पावर है उसका इस्तेमाल पीसफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, यहां पे मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे बेसिकली एक स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा गया कि किसके बारे में बात करी गई है। पहली स्टेटमेंट बेसिकली एक ही स्टेटमेंट है, वो कहते हैं इट्स अ होम टू वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सॉल्ट वाटर की जो बॉडी है यहां पर मिलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड लोकेटेड नियर सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स। तो सबसे कंजेस्टेड एरियाज है अगर हम शिपिंग की बात करते हैं, शिपिंग लेन्स जो है उसकी बात करते हैं, एंड सिचुएटेड बिटवीन एक्सेस रूट्स ऑफ रेड सी एंड इंडियन ओशन। इंडियन ओशन और रेड सी के बीच का जो एक्सेस रूट्स है उसके लोकेशन पे ये सिचुएटेड है। तो किस चीज की बात करी जा रही है? क्या सोमालिया की बात करी जा रही है, जिबूती की बात करी जा रही है, एरिट्रिया की बात करी जा रही है या इथियोपिया की बात करी जा रही है? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे करेक्ट आंसर है जिबूती। यहां पे जिबूती को एक्सप्लेन किया गया था, बेसिकली जिबूती इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जैसे पीछे हमने देखा था, दोबारा मैप के ऊपर देखेंगे, लोकेट करती है एंड प्रीडोमिनेंटली यहां पे 2 एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं जिबूती के अंदर। एक है सोमाली एंड दूसरा है एफपार। सोमाली पीपल मिलते हैं, एफपार पीपल यहां पर मिलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेट करती है, बॉर्डर पे सोमालिया है और इथियोपिया है, एरिट्रिया जो है वो नॉर्थ में, जो अभी हम मैप पे देखने वाले हैं। यहां पे सॉल्टियस बॉडीज मिलती हैं वाटर की, ये भी इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड स्ट्रेटेजिकली ये लोकेट करता है कहां पर? बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स में और रेड सी और इंडियन ओशन के बीच का एक्सेस रूट है। तो यहां पे जिबूती को एक्सप्लेन किया गया था, बी हमारा करेक्ट आंसर है। जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ऊपर एरिट्रिया है, वेस्ट में इथियोपिया है, साउथ में सोमालिया है, गल्फ ऑफ एडन भी आप देख सकते हैं। दिस इज द लोकेशन, ध्यान रखिएगा। मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं और मैंने आपको बताया भी था कि मैप के लिए जो स्पेसिफिक मैप्स है वो आप अपने रूम में लगा सकते हैं, अपने वॉशरूम में लगा सकते हैं, ताकि आते जाते आपकी नजर उस पर पड़े और वो जो चीजें आपके जहन में अच्छे से रजिस्टर हो जाए। चलिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें आपको वेरियस वीडियो सीरीज मिल जाती है, साथ में प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, साथ में ही गाइडेंस आपको थ्रू आउट मिल जाती है, जिसकी पूरी वैलिडिटी 2 साल की रहने वाली है। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmock.com पे जाकर। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू प्लस लबासना, इवन वंस यू गेट पोस्टेड, आपको जो भी गाइडेंस होती है वो आपको मेरे द्वारा मिल जाएगी। इसकी पूरी वैलिडिटी जो है वो 2 साल की है। 2 साल तक आप ये सारे कोर्सेज जो है एंजॉय कर सकते हैं और गाइडेंस तो आप 2 साल के बियॉन्ड भी चाहें तो मुझसे बात करके जो भी आपकी क्वेरी होती है उसको सॉल्व करा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। पूछा जा रहा है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन स्टिमुलस मेजर टू बूस्ट इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां पे बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। किस चीज के कंसर्निंग है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस मेजर लिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और साथ में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, उसके रिगार्डिंग यहां पे स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है, अंडर इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम दैट इज आइडियाज, Exim Bank is being provided stimulus package to boost export projects। तो यहाँ पे Exim Export Import Bank को stimulus package दिया गया है ताकि export projects को boost किया जा सके। मे बी Ideas scheme, Ideas क्या है? Indian Development and Economic Assistance Scheme aims to provide concessional financing for projects development and contributed to infrastructure development in developing countries। तो आइडिया स्कीम जो है बेसिकली एम क्या करते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? कंसेशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना प्रोजेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कंसेशनल फाइनेंसिंग को प्रोवाइड करना। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइडियाज नाम से ही पता चल रहा है असिस्टेंस स्कीम है। आइडियाज के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? 2 एरियाज के अंदर फोकस किया जाता है। एक है एक्सपोर्ट को बूस्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, इस चीज की तरफ ध्यान दिया जाता है। दूसरा इस पे ध्यान दिया जाता है कि जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं
उनको कैसे बूस्ट करना है। देखिए एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को अगर आप इंप्रूव करते हैं, दोनों को ही एनहेंस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है। तो आइडियाज के अंदर पहली चीज एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाता है, दूसरी चीज आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए की असिस्टेंस दी है अंडर आइडियाज। आइडियाज के अंतर्गत एक्सिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए दिए गए ताकि ये दोनों चीजें जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसकी वजह से स्टिमुलस पैकेज जो है वो दिया गया। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक्सिम बैंक क्या होगा, इसके बाद एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो स्टार्ट कर पाएगी इंडिया के अंदर। लाइन ऑफ क्रेडिट किस चीज के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करने के लिए। तो यस, आइडियाज के अंदर एक्सिम बैंक को स्टिमुलस पैकेज दिया गया है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। आइडियाज का काम क्या है, मैंने आपको बताया, दो चीजों पे फोकस करते हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और साथ में ही एक्सपोर्ट भी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। पूछा गया कि इनकरेक्ट बताओ, तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों ही यहां पे स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट इनमें से कोई भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली 3,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था, इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज गिवन इनकम टैक्स रिलीफ फॉर डेवलपर एंड होम बायर्स। तो होम बायर्स और डेवलपर्स के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, उसके कंसर्निंग 3 स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। द इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू मिडिल क्लास फैमिली टू बाय होम्स। तो इंसेंटिव्स मिडिल क्लास फैमिली को दिए जा रहे हैं ताकि घर खरीदे जा सके। दिस रिलीफ इज द डिफरेंशियल बिटवीन सर्कल रेट एंड अग्रीमेंट वैल्यू। सर्कल रेट और अग्रीमेंट वैल्यू के बीच का डिफरेंशियल जो है वो ये रिलीफ है। अग्रीमेंट वैल्यू इज अ गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू एट विच प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड। अग्रीमेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करी जाती है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा रिलीफ दी गई है ताकि होम बायर्स, खासतौर पे मिडिल क्लास फैमिली जो है घर खरीद सके। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यहां पे जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो कॉन्सेप्ट है सर्कल रेट और अग्रीमेंट रेट का। सर्कल रेट वो रेट होती है जिसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो है 1 करोड़। ठीक है, नाउ दिस इज द सर्कल रेट, ध्यान रखिएगा। अभी हुआ क्या, यहां पे जो अग्रीमेंट रेट होता है यूजुअली सर्कल रेट से ज्यादा होता है। मान लीजिए यहां पे सेलर और बायर ने कहा, क्योंकि यहां पे जो 1 करोड़ वैल्यू डिसाइड करी गई थी उसके बाद काफी यहां पे एप्रिसिएशन हुआ प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी की वैल्यू यूजुअली बढ़ भी जाती है, आपने देखा है। तो यहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होते होते 1.5 करोड़ हो गई। ठीक है, दिस इज द एग्रीमेंट रेट। मतलब बायर जो है और सेलर जो है इनके बीच में अग्रीमेंट हो गया कि ये जो एक प्रॉपर्टी है, पीस ऑफ प्रॉपर्टी, इसको 1.5 करोड़ में खरीदा बेचा जा सकता है और बायर जो है इसे 1.5 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। तो यूजुअल सिनेरियो ये होता था। लेकिन अभी हुआ क्या, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज है वो काफी डिक्लाइन हुई और इसी वजह से यूजुअली जो एग्रीमेंट रेट सर्कल रेट से ज्यादा हुआ करता था वो सिचुएशन चेंज होकर क्या हुआ, अब सर्कल रेट जो है वो अग्रीमेंट रेट से ज्यादा हुआ। मतलब ये जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हुआ करती थी, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब इसकी वैल्यू हो गई 90 लाख। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 90 लाख है, मतलब 1 करोड़ से नीचे चले गए, ये जो 10 लाख का डिफरेंशियल है इस पे आपको टैक्स पे नहीं करना है। पहले क्या होता था, पहले इस पे भी टैक्स लिया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने 10% यहां पे एग्जम्पशन दिया कि 10% तक अगर अग्रीमेंट रेट जो है वो सर्कल रेट से नीचे है तो टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा। और जब सिचुएशन और भी खराब हुई तो ये जो डिफरेंशियल 10% का था इसे बढ़ाकर 20% कर दिया। मतलब 1 करोड़ से नीचे, 90 लाख से भी नीचे अगर 80 लाख भी वैल्यू हो जाती है तो भी टैक्सेशन जो है वो एग्जम्प्ट रहेगा इस डिफरेंशियल के ऊपर। क्योंकि गवर्नमेंट भी समझ रही है अभी जो होम बायर्स हैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो पूरी कोल्ड हो चुकी है, अभी ठंडी पड़ी है, तो ज्यादा यहां पे बायर्स है नहीं। इस वजह से सर्कल रेट से भी कम वैल्यू के अंदर चीजें जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और अगर टैक्सेशन यहां लगा दिया जाएगा तो यहां पे फर्दर डिस्करेजमेंट होगा होम बायर्स को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए, क्योंकि पहली जो 2 स्टेटमेंट्स है वो आपकी ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट जो है अग्रीमेंट वैल्यू इज नॉट द गवर्नमेंट डिसाइडेड वैल्यू। अग्रीमेंट वैल्यू वो होती है जो कि सेलर और बायर खुद डिसाइड करते हैं, सर्कल रेट वो वैल्यू होती है जिसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। चलिए, आई होप ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएंगे वहां पे आपको हेल्प करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दिए और आपसे पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, कौन सा कथन यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है D614G is one of particular mutation becomes dominant variant of COVID-19 pandemic। D614G जो है D614G जो है एक पर्टिकुलर म्यूटेशन है, एक वेरिएंट है कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर हो सकता है। डी इसके अंदर एक एस्पार्टिक एसिड है और जी जो है एक एमिनो एसिड है, ये भी हो सकता है। म्यूटेशन इज द प्रोसेस इन विच चेंज इन डीएनए सीक्वेंस टेक्स प्लेस। तो इसमें क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर कोई चेंज होता है सीक्वेंस के अंदर, उसे म्यूटेशन कहते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए,
तो म्यूटेशन प्रोसेस जो है वो वायरस के अंदर देखा जा रहा है। जब वायरस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो जो वायरस है अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है। जैसे वायरस आपके कंप्यूटर में जाता है तो क्या होता है, तो वो अपने ही कॉपीज जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं ताकि कंप्यूटर को हार्म किया जा सके। सिमिलरली वायरस जब आपकी बॉडी में जाता है वो कॉपिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद यहां पे देखा गया कि 614 पोजीशन पर पहुंचकर यहां पे एक म्यूटेशन जो है, एक एरर जो है वो देखा जा रहा है। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली D614G ही इसे इसी वजह से कहा गया है क्योंकि यहां पर जो D है वो एक एस्पार्टिक एसिड है और यहां पे 614 पोजीशन पे एरर आ रहा है और यहां पे 614 पोजीशन पे ये किससे रिप्लेस किया जा रहा है, इस पोजीशन पे जो D एस्पार्टिक एसिड है 614 पोजीशन पे उसे किसके साथ रिप्लेस किया जा रहा है, ग्लाइसिन के साथ, जी के साथ, ठीक है, जो कि एक एमिनो एसिड है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, D614G, क्योंकि 614 पोजीशन पे D को G से रिप्लेस किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मैंने ये भी बता दिया D एक एस्पार्टिक एसिड है, G एमिनो एसिड है, ये भी करेक्ट हो जाता है। और ये भी बता दिया कि म्यूटेशन जो है एक पूरा प्रोसेस होता है बेसिकली डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर। जब भी कोई चेंज होता है, जैसे कि यहाँ 614 पोजीशन पे एक एरर आया, यहां पे सीक्वेंसिंग चेंज हुई, दिस इज कॉल्ड द म्यूटेशन। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। ये जो म्यूटेशन था सबसे पहले चाइना में मिला था, फिर यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए, कनाडा में, और अभी रिसेंटली इंडिया में भी इसे डिटेक्ट किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के बारे में है। पूछा गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको कवर किया गया, न्यू एमएसएमईज को कवर नहीं किया गया। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम इज लॉन्च्ड ओनली फॉर स्ट्रेस्ड सेक्टर, इन्हें स्ट्रेस्ड सेक्टर के लिए ही यहां पर लॉन्च किया गया है। अंडर दिस स्कीम 100% गारंटी कवरेज टू बी प्रोवाइडेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। इस स्कीम के अंदर 100% गारंटी कवरेज जो है वो दिया जाता है किसके द्वारा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ये भी हो सकता है। द टेनोर ऑफ लोन अंडर द स्कीम इज 4 years, इसके अंदर जो टेनोर है लोन का वो 4 साल का है, विद 1 year ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 1 साल का मॉरेटोरियम लगाया गया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो गवर्नमेंट ने अपनी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है इसको एक्सपेंड किया है और इसमें लोन्स जो कि लार्जर फर्म्स को दिए गए और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को दिए गए उसको यहाँ पे एक्सपेंड करने की बात करी गई है। एंड प्रोफेशनल्स को भी जो लोन दिए जाते हैं उसको भी यहाँ पे एक्सपेंड करने की बात करी गई है जिसने बिजनेस पर्पज के लिए लोन लेनी है। इट इज टेकन एज टू सपोर्ट स्मॉल एंटरप्राइज एंड बिजनेस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इसे लाया गया है। अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एक्जिस्टिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ही कवर किया जाता है, फिलहाल के लिए न्यू एंटरप्राइज को कवर नहीं किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसलिए पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम इज लॉन्च्ड ओनली फॉर स्ट्रेस्ड सेक्टर। तो सिर्फ स्ट्रेस्ड सेक्टर के लिए इसे लॉन्च किया गया? जी नहीं, सिर्फ स्ट्रेस्ड सेक्टर के लिए नहीं, इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर के लिए भी इसे लॉन्च किया गया। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई और पहली करेक्ट हुई तो इट मींस आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी, मतलब तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 100% गारंटी जो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा दी जा रही है, साथ में जो टेनोर है वो 4 साल का है विद 1 year ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड। आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा है रिसेंटली चाइना हैज स्टार्टेड द रेल लाइन प्रोजेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस रेल लाइन प्रोजेक्ट। इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेके 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपसे पूछा है बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है रेल लाइन विल कनेक्ट चाइनाज सिचुआन प्रोविंस टू नियांगची। तो सिचुआन और नियांगची को कनेक्ट किया जाएगा। द रेल लाइन विल स्टार्ट इन हिंटरलैंड रीजन ऑफ शिनजियांग प्रोविंस विच विल गो टू वेरी नियर टू लद्दाख रीजन। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है शिनजियांग प्रोविंस, यहां से इसे स्टार्ट किया जाएगा जो कि लद्दाख रीजन के काफी पास होगा। चलिए, तो यहां पे चाइनीज रेल लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंस के अंदर इसको मेंशन करना जरूरी है अगर इंडिया चाइना के डेवलपमेंट की बात करी जाती है और रिलेशंस की बात करी जाती है। चाइना ने अभी रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट रेलवे लाइन जो है इसको स्टार्ट किया। रेलवे लाइन लिंक कहां से कहां तक, सिचुआन से लेकर नियांगची तक, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दिस लाइन इज वेरी नियर टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के काफी पास है ये। इससे पहले भी किंगाई तिब्बत रेलवे लाइन जो है वो भी अरुणाचल के काफी पास थी, उसको स्टार्ट किया गया था। और ये सेकंड सच लाइन है जिसे स्टार्ट किया गया जो कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को लिंक करता है, अरुणाचल प्रदेश के काफी पास है। देयरफॉर इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। तो यहां पे लद्दाख के पास नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। ध्यान रखिएगा। चलिए रिवीजन कर लेते हैं।
30 डेज राइटिंग चैलेंज जो है नवंबर का, वो आप जानते हैं कि स्टार्ट हो चुका है। सो यू कैन ज्वाइन दिस ऑन exam.netmock.com। बट ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अपना राइटिंग स्टाइल जो है मेंस के लिए वो इंप्रूव करना चाहते हैं, साथ में ही अपना इंग्लिश जो है उसे इंप्रूव करना चाहते हैं। जिन लोगों को लगता है कि टेंसेस में, ग्रामर में वो मिस्टेक्स करते हैं, तो उनके लिए ये जो पर्टिकुलर सीरीज चलाई गई है। और जो लोग मेंस में कैसे सेंटेंसेस लिखने, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए उसे सुधारना चाहते हैं, उसे करेक्ट करना चाहते हैं, ताकि मेंस के अंदर मार्क्स आपके काफी अच्छे हैं, तो उन दोनों ही एरियाज को यहां पर फोकस किया जाएगा। यहां पे कोई मॉडल आंसर्स नहीं दिए जाएंगे आपको जिसको आप क्रैम करके मेंस के अंदर जाकर लिख सके। यहां पर आपके फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा बेसिकली, कि किस तरीके से आप अपना राइटिंग स्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं मेंस के लिए। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर रिवीजन हम अपनी कंप्लीट करेंगे। शुरुआत हमारी हुई थी एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन से। यहां पूछा गया था एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन वाज इन न्यूज। तो ये किसके अंडर में आती है? तो ये आती है UNGA के अंदर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लोकेशन देखी थी मैप के ऊपर। इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, ये सब कंट्रीज फॉल करती हैं। साउथ सुडान एंड कीनिया यहां नहीं आती हैं। देन हमने विश्वम 3C के बारे में देखा था। तो यहां पे हमने ये भी देखा कि नेशनल कैंसर ग्रिड जो है इसे कौन चला रहा है? मैनेज बाय टाटा मेमोरियल सेंटर। स्टार्ट किया गया था IAEA की कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया के द्वारा। देन हमने IAEA के बारे में देखा था, ईरान को लेकर न्यूज में था। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1957 में बनाया गया था। किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए उसके बारे में IAEA जो है हिदायतें देता रहता है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। देन हमने डिस्कशन किया था, बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन दी थी, और ये जो डिस्क्रिप्शन थी जिबूती के बारे में थी। जिबूती की लोकेशन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर थी, ये भी हमने जाना था। देन हमारा डिस्कशन जो हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, आइडियाज के बारे में, एक्सिम बैंक के बारे में देखा था हमने। सेंटर ने एक्सिम बैंक को 3000 करोड़ रुपए दिए ताकि एक्सपोर्ट के अंदर यहां पे एक तरीके से स्टिमुलस जो है वो दिया जा सके। आइडियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट टैक्स रिलीफ फॉर डेवलपर्स एंड होम बायर्स। यहां पे हमने 2 चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ा था। एक थी हमारी एग्रीमेंट वैल्यू, दूसरी थी हमारी कौन सी रेट? सर्कल रेट, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। फिर D614G के बारे में देखा था, जो ये एरर आया है सीक्वेंसिंग के अंदर, म्यूटेशन हुआ है 614 के अंदर हुआ है जीन के अंदर, जिसमें D जो था उसको रिप्लेस किया गया है G के द्वारा। देन हमने देखा था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के बारे में। तो यहां पे स्ट्रेस्ड सेक्टर के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को भी ये दिया जाता है। 100% गारंटी रहती है इसकी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा। और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग MSMEs हैं उनको दिया जाता है, 4 साल का टेन्योर इसके अंदर रहता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट चाइना का रेल लाइन, जो कि कहां पे आया है? जो कि काफी नियर है अरुणाचल प्रदेश की। इसमें सिचुआन प्रोविंस को न्यांकी से कनेक्ट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस का जो आंसर आपको करना है। चलिए, तो यहां पे आप आज मुझे बताइएगा सर्कल रेट जो हमने आज ही डिस्कस किया है, व्हाट इज सर्कल रेट, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और मेंस के लिए ये बेसिकली जो आपको प्रीलिम्स का आंसर करना है ये आपको कमेंट सेक्शन में नीचे ही करना है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में करना है। और जो मेंस का आंसर करना है वो आपको netmock.com के ऊपर जो यहाँ पे कमेंट सेक्शन है वहां पर आप अपने जो भी आंसर्स लिखते हैं उसकी फोटोज को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप फोटोज को अपलोड करिए सो दैट यू कुड गेट अ बेटर फीडबैक। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय प्रिजन्स इन इंडिया, जो हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था। एज अ सिविल सर्वेंट इंडिया के अंदर प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए आप क्या क्या रिकमेंडेशन देंगे? कल हमने 3 कमेटीज के बारे में भी पढ़ा था जो कि प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। उन 3 कमेटीज को भी आप मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, और साथ में उन कमेटीज की जो रिकमेंडेशन थी वही आपकी रिकमेंडेशन होने वाली है एज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे करिएगा 150 से 250 वर्ड्स के अंदर। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था मिनी रत्ना के बारे में, उसका करेक्ट आंसर अनामिका शुक्ला ने दिया है। सो अनामिका, आप हमें नेटमॉक IAS के ऊपर बता दीजिएगा कि आपको PDF हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, या फिर आप @prince_luthra पे डायरेक्टली भी मुझे बता सकते हैं एंड आई विल सेंड यू द PDF। यहाँ पे अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चाहे 0 ही क्यों ना आपने स्कोर किया हो। एंड देन जो सेकंड अटेम्प्ट में मार्क्स आते हैं वो मार्क्स अपने एडिट कर दीजिएगा। PDF काफी लोग पूछ रहे थे, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको इसकी PDF जो है वो मिल जाया करेगी। और आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू कुड गेट ऑल द नोटिफिकेशन। अभी जो हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस जो हैं वो शुरुआत उसकी करने वाले हैं, और ये जो शुरुआत है आज ही से हो जाएगी। तो आज ही आपको काफी सारे वीडियोस जो हैं वो चैनल के ऊपर अपडेट्स के थ्रू मिलने लग जाएंगे, जिसमें हम वेरियस सब्जेक्ट्स, इसमें NCERT तो हम कवर कर ही रहे हैं, साथ में ज्योग्राफी, इकोनॉमी और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इसमें कवर किया जा रहा है। तो आप जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा सो दैट ये जो नोटिफिकेशंस है ये आपसे मिस ना हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो, गुड डे।